फ्रेंड्स, एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट के कुछ टॉपिक्स करेंगे, जिसमें हम सॉलिड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। देन हम आइसोट्रॉपी और एनआइसोट्रॉपी के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का विद एग्जाम्पल डिटेल में, और डिफरेंस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बीच। सॉलिड स्टेट क्या होती है? स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। फिक्स होता है उसका वॉल्यूम भी और उसकी शेप भी फिक्स होती है, ठीक है, चेंज नहीं होती है। एग्जाम्पल जैसे कोई भी है, चेयर है या टेबल ले लो, पेन है, कोई भी एग्जाम्पल लिखो। कभी भी अगर स्टेटमेंट आ जाती है क्वेश्चन में, तो आप उसके साथ उनके एग्जाम्पल अगर पॉसिबल है तो लिख दें, चाहे वो 1 मार्क का क्वेश्चन हो या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? नाउ फैक्टर्स ऑन विच एनी स्टेट डिपेंड। कौन से फैक्टर है जिन पे डिपेंड करती हैं स्टेट ऑफ मैटर? 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नंबर 2, थर्मल एनर्जी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, कोई भी मैटर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इन जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो ये क्या होंगे? एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा है तो ये क्या होंगे? एक दूसरे से दूर होंगे। तो पास आ जाएंगे, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, तो वो कौन सी स्टेट एक्वायर कर लेगा? सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं। थर्मल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से किसी भी पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी होती है उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। अगर थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी तो देखो पार्टिकल दूर दूर होंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे। अगर एनर्जी कम होगी तो एक जगह ही पड़े रहेंगे, जैसे सॉलिड स्टेट में। तो यानी कि सॉलिड स्टेट में जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो और थर्मल एनर्जी लेस हो या नेग्लेजिबल हो, तो वो मैटर की स्टेट कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट। क्लियर? इसका अपोजिट अगर हो जाए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत ही कम हो, नेग्लेजिबल हो, और थर्मल एनर्जी क्या हो? बहुत ज़्यादा हो, तो कौन सी स्टेट हो जाती है? गैसीय स्टेट। क्योंकि देखो, इन गैस में क्या होता है? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तभी तो दूर दूर है। और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, कहीं पे भी घूमते रहेंगे वो, है ना। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है और थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो गैसियस स्टेट अक्वायर कर लेता है। और लिक्विड स्टेट कब बनती है? जब इन दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी भी सॉलिड और लिक्विड के बीच की हो, तब वो लिक्विड स्टेट अक्वायर कर लेता है। तो इस तरह सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। नंबर 1, सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं इस तरह से, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है, इस तरह से, ठीक है। नंबर 2,
fixed position of constituent particles. Of constituent particles. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं जिससे वो बना हुआ होता है उनकी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। ये पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ है, तो इनकी पोजीशन फिक्स है। ये यहाँ पे ही है, ये यहाँ पर है, तो ये पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, हिलते नहीं है, वो इधर से उधर जाते नहीं है, ठीक है, फिक्स रहते हैं एक जगह पे। नंबर 3, दे पोजेस रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कठोरता, यानी कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं ये सॉलिड। 4, हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यानी कि जो एक इतना फिक्स वॉल्यूम है इसके अंदर कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, यानी थोड़ी सी जगह में बहुत सारा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी बहुत सारा मास प्रेजेंट होता है। क्लियर, तो हाई डेंसिटी होती है। नेक्स्ट, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है, फिक्स होता है इनका, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल है मतलब उनको हम दबा नहीं सकते, जैसे टेबल है, इसको हम प्रेस नहीं कर रहे, प्रेस करने से इसकी चेंज थोड़ी हो रही है शेप, है ना, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये है आपकी जनरल जो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरी, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। कैसे, मान लो 2 टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, ए और बी, ठीक है, तो अगर क्रिस्टलाइन है उसमें रेगुलर पैटर्न होगा, यानी ए बी अगर हम हैं पार्टिकल की अरेंजमेंट, तो आप जहां भी देखोगे वहां से आपको ए बी ही दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। लेकिन अमरफस सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते। जैसे ए बी अगर पार्टिकल से वो बना हुआ है तो कहीं पे ए बी आ जाएगा, कहीं पे बी आ गए, फिर ए आ गया, कहीं ए आ गया, कहीं बी आ गया, कैसे भी हो सकता है। तो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की इन अमरफस सॉलिड। एग्जाम्पल देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के, जैसे जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं दानेदार ऐसे, है ना, जैसे हमारे घर में हम यूज़ करते हैं शुगर, साल्ट है, ठीक है, लेबोरेटरी में हम आयोडीन यूज़ करते हैं, या जो भी मेटल्स हैं, मेटल्स हम देखते हैं मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, वो क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल में आप देखो जैसे रबर है, प्लास्टिक है, सिलिका है, ग्लास है, ये क्या है, अमरफस सॉलिड है। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर होती है। अदर प्रॉपर्टीज को हम इनके डिफरेंस के साथ करते हैं, क्रिस्टलाइन और अमरफस में हम डिफरेंस करेंगे जिससे सारी इनकी प्रॉपर्टीज भी हमें एक्सप्लेन हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड। पहला तो डिफरेंस हम यही स्टेटमेंट की फॉर्म में ही लिख सकते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड constituents particles are constituents particles arranged in regular pattern। रेगुलर पैटर्न में होते हैं ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होगा,
इरेगुलर पैटर्न में। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन इरेगुलर, कोई पैटर्न नहीं है इनका रेगुलर, ठीक है। सेकंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड पोजेस बोथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर, पोजेस both short as well as long range order, ठीक है। अभी शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है, देखो अगर हम ए बी पैटर्न की बात कर रहे हैं, ए बी अगर हमारे इस तरह से अरेंज है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि काफ़ी दूरी तक हमारा क्या है, सेम पैटर्न रहेगा। ए बी है तो सब जगह ए बी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी जगह के लिए, जैसे मान लो इसके लिए लोकेशन के लिए ए बी पैटर्न है, अगर हम इसको देखें ए बी पैटर्न है, तो ये हो गया शॉर्ट रेंज, थोड़ी सी जगह में अगर सेम पैटर्न है फॉलो कर रहा है। और लॉन्ग रेंज का मतलब हो गया कि लंबी दूरी तक वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ए बी है तो हर जगह आपको ए बी दिखाई दे रहे हैं, तो ये हैं शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं। लेकिन अमरफस सॉलिड में क्या होता है, थोड़ी दूर के लिए तो जैसे ए बी है बी ए बी कहीं पे आ गया, कुछ दूर के लिए तो एक पैटर्न है, इसका ए बी है, ये भी पैटर्न है बी ए एक भी पैटर्न है, कहीं पे ए फिर से आ जाएगा, है ना। तो थोड़ी दूरी के लिए तो पैटर्न आ जाता है, लेकिन लंबे दूरी तक कोई भी सेम पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो इसमें नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी के लिए तो है ना शॉर्ट रेंज, ए बी है, यहाँ पे ए है, कई जगह ए बी आएगा, बी ए है, तो थोड़ी दूरी के लिए तो आपका ऑर्डर जो है वो आपका डेफिनेट है, या हम कह रहे हैं रेगुलर है। लेकिन पूरी दूरी के लिए यानी पूरा जो हमारा सॉलिड है उसमें इसका पैटर्न जो है वो सेम नहीं है, डेफिनेट नहीं है। क्लियर। तो अमरफस सॉलिड के अंदर क्या होगा, पोजेस शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं फॉलो करते, सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। थर्ड, दे आर अनआइसोट्रोपिक, दे आर अनआइसोट्रोपिक, और ये दे आर आइसोट्रोपिक। अब ये आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक क्या है, डिटेल में करते हैं। आइसोट्रोपिक क्या होती है, देखो कोई सब्सटेंस हमने कंसीडर कर लिया, अब इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कौन सी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी कितना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है ना, इस तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। इस तरह से जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम एक्स डायरेक्शन से देखें, वाई से देखें, जेड से देखें, किसी भी डायरेक्शन से अगर हम उसको देखते हैं सब्सटेंस को, और उसकी ये इस टाइप की फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज हर डायरेक्शन में सेम आती है। मतलब अगर हम एक्स डायरेक्शन से देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू आ रही है, वाई से देखेंगे तो भी उतनी आ रही है, जेड से देखते हैं तो भी उतनी ही आ रही है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोट्रोपी, और जो सब्सटेंस फॉलो करते हैं इसको उनको कहते हैं आइसोट्रोपिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड
ठीक है। अमरफस सॉलिड के कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो उसमें, जैसे कि अभी हमने किया है ना, ग्लास वगैरह, प्लास्टिक, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। अनआइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी भी कोई भी सब्सटेंस है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम किसी भी डायरेक्शंस में देखते हैं तो उनकी वैल्यू सेम नहीं आती, तो इसका मतलब वो अनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस है। और फिनोमिना या जो इसकी प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, अनआइसोट्रोपी। ठीक है। एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो भी एग्जांपल है वो आप लिख सकते हो अनआइसोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए। ठीक है। अब देखो इसको हम एक पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं। ये पैटर्न है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। ठीक है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इस तरह से अरेंज है। अब देखो यहाँ पे आपको कैसा पैटर्न दिख रहा है, रेगुलर दिख रहा है। मान जो ऑरेंज डॉट है एक के बाद एक, ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, ऐसे दे, कहीं से भी देखो ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक। ठीक है। ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, कैसे भी देखोगे आप, एक आपको रेगुलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो ये बताओ कौन से टाइप का सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, रेगुलर पैटर्न होता है ना उसके अंदर, तो ये क्या हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। क्रिस्टलाइन। अब देखो, अब अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में देख रही हूँ, पैटर्न दिख रहा है ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, ऑरेंज ब्लैक, मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैटर्न जो है इस तरह है। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में देख रही हूँ, देखो इसको ऊपर की तरफ से भी देख लो, चाहे ये ब्लैक ब्लैक आ रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं तो हम ऑरेंज ऑरेंज आ रहे हैं, तो ये पैटर्न क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, है ना। अगर इस तरह से वो पैटर्न नहीं, पार्टिकल्स जो है पैटर्न तो सेम है, ए बी पार्टिकल है हर तरह, लेकिन जब हम इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो हम जब स्टडी करने लग गए हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या आ रहे हैं, इसमें तो सेम आ रहे हैं, इस तरफ से देख रहे हैं तो, और ऐसे देख रहे हैं हम तो अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना। तो जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप मेजर करोगे तो उनकी वैल्यू इस डायरेक्शन में करोगे तो कुछ अलग आएगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है वो ड्यू टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होती हैं, और यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सारे ऑरेंज ऑरेंज आ रहे हैं, है ना, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बारे आ रहे हैं, यहाँ पे वो अल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं। तो यहाँ देखोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू अलग होगी, यहाँ देखोगे तो अलग होगी, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनआइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी, कि जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज जो है अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज हैं। लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, वहाँ तो वैसे ही इरेगुलर है, तो आप देखोगे तो वैल्यू सेम नज़र आएगी। तो अमरफस सॉलिड के अंदर आपको आइसोट्रोपी मिलेगी, और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो पोजेस अनआइसोट्रोपी। फोर्थ, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड है, जब हम इसको हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, है ना, मेल्ट हो जाएगा। तो इस टाइम जितनी इसको एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब फ्यूज हो जाना, लिक्विड बन जाना। ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होती है, यानी कि अगर मान लो कोई 32 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है तो वो 32 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, ये नहीं कि 32.6 पे हो जाएगा, 30.2 पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो उनकी डेफिनेट होती है, लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। तो ये दे हैव नॉट डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। वही है, क्यों होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में तो एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, और इसमें इरेगुलर पैटर्न होता है, इसकी वजह से जो है आपका फ्यूजन जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे
हो जाता है अमरफस सॉलिड के अंदर। नंबर 5, दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। मतलब क्या हुआ, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो इस तरह से वो शार्प कट देगा। ठीक है, अगर इस पीस को काटेंगे हम ऐसे तो ये पीस हमारा रेगुलर जो है कट देगा। ठीक है, शार्प क्लीवेज आएगी। लेकिन अमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होता, इरेगुलर कट होगा। मतलब काटोगे तो जैसे मान लो ये अमरफस सॉलिड है, इसको काटोगे तो ऐसे ऐसे कुछ कट जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल भी देखो, अपने घर पे देखा होगा, कोई बटर है, बटर जो है या कोई पनीर का पीस है, अगर हम उसको काटते हैं तो इस तरह से कट जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लीन क्लीवेज। ठीक है, अगर आप एक चूने का पत्थर है उसको आप काटने की कोशिश करोगे तो वो क्या कटेगा, ऐसे ऐसे कुछ कटेगा, इरेगुलर कटेगा, तो वो क्या हो गया आपका अमरफस। नंबर 6, दे आर ट्रू सॉलिड। एक्चुअल में जो सॉलिड हैं वो कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। दे आर सूडो सॉलिड, और इसको हम लिख सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं हम इनको, कि लिक्विड को बहुत ज़्यादा कूल किया गया है, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एकदम उसको कूल कर दिया जाता है, सुपर कूल लिक्विड। जैसे कि ग्लास है, देखो ग्लास पता है कैसे बनाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एकदम उसका टेम्परेचर को लो कर देते हैं तो एकदम वो क्या बन गया, सॉलिड बन जाता है। लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में। तो इसको एकदम कूलिंग कर दे, जो फास्ट कूलिंग कर दे, सुपर कूलिंग कर दे, उसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, सॉलिड दिखाई दे रहा है ना, वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। क्यों, क्योंकि उसकी लिक्विड स्टेट से जब उसको सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो एकदम ही उसका टेम्परेचर को क्या कर दिया जाता है, लो कर दिया जाता है, और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एकदम। देखो, लेकिन हम वाटर देखते हैं, वाटर से जब आप आइस बनाओगे तो क्या होता है, धीरे धीरे हम फ्रिज में क्या है, धीरे धीरे टेम्परेचर लो होता है और वो किस में कन्वर्ट होती है, आइस में कन्वर्ट होती है। ठीक है, धीरे धीरे कूलिंग होती है। लेकिन सुपर कूल में एकदम कूलिंग होके एकदम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक डिफरेंस जो है आप एग्जाम्पल का भी बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, जो है मेटल है, NaCl है, साल्ट जो हम यूज़ करते हैं, शुगर है, डायमंड है, एक्सेट्रा, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल लिख दो, ग्लास है, प्लास्टिक है, रबड़ है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब देखो, एक आप बात ध्यान दें कि अगर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, दो चीज़ों में कोई डिफरेंस अगर आपको लिखना आ रहा है, अगर मान लो वो 2 मार्क्स का आ गया डिफरेंस, तो आपको एटलीस्ट 4 डिफरेंस लिखने होंगे। अब 4 का मतलब ये नहीं कि 1 या 2 3 4 ऐसे लिख दो, नहीं, पॉइंट 1 2 3 4, इधर भी 4 और इधर भी आपके 4 होने चाहिए, ऐसे डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, जितने डिफरेंस हो गए, मतलब एक डिफरेंस आपका हाफ मार्क्स का होता है। क्लियर, तो बच्चे क्या करें, अगर मान लो 2 मार्क्स का आ गया आपका, तो 2 डिफरेंस लिख के आ जाएंगे, मैडम फुल मार्क्स नहीं दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको कितने लिखने हैं, 4 डिफरेंस लिखने हैं। 6 मार्क्स का, सॉरी 3 मार्क्स का आ गया तो आपको कितने डिफरेंस लिखने होंगे, 6। लेकिन 6 कैसे, ऐसे जो अभी हमने करवाए ना, आपको 6 डिफरेंस, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। क्लियर, तो डिफरेंस दोनों तरफ आपके नंबर्स को होने चाहिए उतने, ये नहीं कि आप एक ही तरह के दोनों मिला के काउंट करोगे 4 डिफरेंस हो गए, नहीं। ओके, तो इस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, आयनिक, मोलिकुलर सॉलिड, कोवलेंट और मेटालिक। क्या डिफरेंस है इनमें, देखो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो आयंस होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि कैटायन
और एनाइन। नेगेटिव चार्ज होता है तो एनाइन बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो कैटाइन बोलते हैं। तो आयनिक सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। क्लियर। मोलिकुलर सॉलिड नाम से इंडिकेट है क्या होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मोलिकुलर सॉलिड है फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, उनके अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे एक तो होता है नॉन पोलर, दूसरा होता है पोलर, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड जो है फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, नॉन पोलर मोलिक्यूल्स। पोलर के अंदर क्या होंगे, पोलर मोलिक्यूल्स होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर ऐसे मोलिक्यूल्स होंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते होंगे। मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से बना सकते हैं, जिनमें फ्लोरीन होता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये 3 एटम प्रेजेंट होते हैं, वही जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मोलिकुलर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें 3 टाइप्स के हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, पोलर के अंदर पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, नॉन पोलर का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आयोडीन है, H2, ये नॉन पोलर है, पोल्स डेवलप नहीं हो सकते। आयोडीन और आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो दोनों पे इक्वल चार्ज, ठीक है। पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HCl है, एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, एक पे नेगेटिव, पोल्स डेवलप हो जाए, वो पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। अब कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड में जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है एटम्स होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स, जो कि क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, वो होंगे इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मेटालिक सॉलिड में नाम से इंडिकेट है मेटल्स, है ना। मेटल्स क्या होते हैं, विच लॉस इलेक्ट्रॉन, जो लॉस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन और कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेटल की एक स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। देखो, मेटल कब बनता है, जब M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इस स्टेट में हो, यानी कि मेटल की स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये कंडक्ट होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे। तो मेटल्स के अंदर हम क्या कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गए, पॉजिटिव आयंस हो गए एक तो, एंड क्या हो गए, मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, या मोबाइल जो मूव कर सकते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आयनिक सॉलिड में जो नेचर है बॉन्डिंग का क्या होगा, देखो आयंस है, आयंस जहाँ होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग होगी। और मोलिकुलर जो सॉलिड है वहाँ पे क्या है, मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और मोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड टाइप के, है ना। तो तीनों के लिए अलग अलग, जो नॉन पोलर थे, ठीक है, नॉन पोलर है, पोल्स तो डेवलप ही नहीं हो सकते, वहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे वीक फोर्स होगा जिसको लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। दूसरा पोलर पढ़ा था हमने, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर्स हैं तो वहां पे कौन सी इंट्रैक्शन होगी, डायपोल जनरेट होंगे, डायपोल इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन। जैसे HCl है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दूसरा HCl का मॉलिक्यूल होगा तो इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगी, इसके पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के बीच में इंट्रैक्शन हो जाएगी। तो नेक्स्ट एक हो गया हमारा नॉन पोलर, पोलर, और तीसरा कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्डेड।
जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हो ऐसे एटम्स होंगे। तो यहाँ पे इंटरेक्शन कैसी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है। मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर्स के अंदर तो लंडन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, पोलर्स के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब कोवलेंट, कोवलेंट के अंदर आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग नाम से ही इंडिकेट है, कोवलेंट है तो वहाँ पे क्या होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग। और मेटल है तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आपको पता है एम पॉजिटिव जो होते हैं मेटल बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और इनके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं। तो इस मेटल और इस इलेक्ट्रॉन में जो इंट्रैक्शन होती है इसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर क्या होगा, आयनिक है, देखो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव है इसके बीच में, तो क्या होंगे, वो हार्ड होंगे, है ना, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये क्या होंगे, हार्ड। तो ये हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल। ठीक है, आयनिक सॉलिड। अब मोलिकुलर सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड में देखो जिनके नॉन पोलर, वही इनको अलग अलग लिखना पड़ेगा हमें हर बार, पोलर, और तीसरा क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में क्या थी, वीक इंट्रैक्शन, वीक इंट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे पास, मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होगी, आराम से अलग कर सकते हैं हम, किसी चीज को तोड़ सकते हैं, तो क्या होंगे ये आपके सॉफ्ट होंगे। पोलर, पोलर भी इतनी वीक, ज़्यादा हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी आपको पता है, तो इसलिए ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, वीक इंट्रैक्शन ही है एक तरह से, तो ये भी क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो मोलिकुलर सॉलिड, मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये क्या होंगे, सॉफ्ट। क्लियर। अब कोवलेंट, कोवलेंट के अंदर क्या आ गया आपका, कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग आपको पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना, तो इसलिए क्या होंगे, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे ये। क्लियर। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट जो है एक कोवलेंट बॉन्डिंग है, कोवलेंट सॉलिड है, लेकिन ये क्या है, सॉफ्ट है। किस वजह से होता है, इसका जो हम स्ट्रक्चर भी करेंगे डिटेल में आगे, बस इतना ही समझो कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड होता है इस तरह से, और लेयर आपस में, लेयर्स के बीच में जो है थोड़ा गैप होता है, इंट्रैक्शन जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, डिटेल में करेंगे, तो एक्सेप्शन जरूर याद करना, एक्सेप्शन जो है ग्रेफाइट है जो कि सॉफ्ट है कोवलेंट सॉलिड। नाउ मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में क्या होगा, मेटल्स है आपको पता है, यूज़ करते हो, क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड होता है वो हार्ड, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक सॉलिड जो है वो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर, लेकिन इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड स्टेट जब होती है जब वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर इनको मेल्ट किया जाए, मोल्टन स्टेट में लाया जाए, या इसका अक्वस सॉल्यूशन बना लिया जाए, बट इन मोल्टन स्टेट और अक्वस सॉल्यूशन में ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl है, साल्ट जो हम यूज़ करते हैं, सॉलिड स्टेट में अगर आप उसमें से करंट पास करोगे तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसका सॉल्यूशन बना लोगे या उसको मेल्ट कर दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देगा। क्यों वहाँ पे आयंस बन जाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये मोल्टन स्टेट में जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में बन जाएगा। क्लियर। तो वहाँ पे आयंस हो गए, आयंस क्या होते हैं, गुड कैरियर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए कैरियर की तरह काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो अगर कैरियर है यहाँ पे प्रेजेंट तो वो इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे, फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है पास होगी। तो यहाँ पे आपके अक्वस सॉल्यूशन के अंदर या मोल्टन स्टेट में NaCl जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर, इसको हम डिटेल में, एक क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है इसका,
कि NaCl जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड aqueous सॉल्यूशन बट इट इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे कि आप लोगोगे कि NaCl जो है जब वाटर या aqueous सॉल्यूशन जब हम इसका बनाते हैं या मेल्ट इसको करते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं इनटू आयंस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड आयंस आर गुड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये गुड कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, इस वजह से ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे अलग से, ठीक है। ठीक है, तो आयनिक इंसुलेटर इन सॉलिड बट कंडक्टर इन aqueous एंड मोल्टन स्टेट। ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड, मोलिक्यूल्स है यहाँ पे, मोलिक्यूल्स, कोई आयंस नहीं है, कोई फ्री जो है आपके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो गया आपके इंसुलेटर। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड है, यहाँ पे क्या थे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स थे, है ना, और क्या बना रहे थे, कोवलेंट बॉन्डिंग जो स्ट्रॉन्ग होती है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या हो गए इंसुलेटर। एक्सेप्शन है लेकिन इसका बताओ। यस, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने पढ़ा ना, ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है ना। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मैं डिटेल में करवा दूंगी आपको, उसमें अच्छी तरह से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। 11th में आपने किया भी होगा वैसे, ग्रेफाइट पे का जो स्ट्रक्चर है डिटेल में, उसमें आपको देखा आपने कि इसके लेयर स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर की फॉर्म में होते हैं इस तरह से, हेक्सागन्स टाइप की रिंग होती हैं, कार्बन कार्बन से ये बने होते हैं। इस तरह से, और फिर थोड़ा गैप होता है, दूसरी लेयर होती है, तो एक लेयर के बीच में और दूसरी लेयर के बीच में गैप होता है। इस वीक इंटरेक्शन हो गया, तो ये क्या होते हैं, स्लिपरी भी होते हैं एक दूसरे के, जैसे हम हाथ की हथेली ऐसे स्लिप कर जाती हैं, ठीक है, तो ये स्लिपरी भी होते हैं और इनके और वीक इंटरेक्शन की वजह से सॉफ्ट भी होते हैं। नाउ ये हो गया हमारा कोवलेंट सॉलिड में इंसुलेटर होते हैं, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो कि क्या है, कंडक्टर। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड मेटल्स हैं, मेटल्स तो आपको पता ही है क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, तो कंडक्टर होते हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हमने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो या मोल्टन स्टेट हो। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अब आयनिक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो मेल्टिंग पॉइंट आपको बेसी बात है हाई होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या, देखो सॉलिड है, इसको मेल्ट करना है, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, इसकी वजह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनको सेपरेट करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। नाउ मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड में क्या था, मोलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, वही है वीक, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीनों ही टाइप में वीक इंटरेक्शन होती है, तीनों ही टाइप की, है ना, तो इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वेरी लो लो होता है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब कोवलेंट सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड में क्या आ गई, कोवलेंट बॉन्डिंग आ गई, तो कोवलेंट बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई, वेरी हाई, वेरी हाई लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ही हाई होता है। और मेटालिक, मेटल तो आप डेली यूज में करते ही हैं, देखो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, फिर एक जो है एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम आयनिक सॉलिड के, एग्जाम्पल कोई भी NaCl है, जैसे जिंक सल्फाइड है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मोलिकुलर सॉलिड में अलग अलग एग्जाम्पल हमने लिखे थे, ठीक है। नॉन पोलर है, उसमें आयोडीन लिख लिया था, पोलर में HCl हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अमोनिया, वाटर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। कोवलेंट सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड के अंदर आपको एग्जाम्पल डायमंड है लिख सकते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड है, ग्रेफाइट है, एक्सेप्शन था ना ग्रेफाइट, वो भी है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है वहाँ पे भी।
मेटालिक में मेटल्स के नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है, आयरन जो है, गोल्ड है, कुछ भी मेटल्स के एग्जांपल लिख सकते हैं। अलोए हैं, अलोइज भी क्या है, मेटल्स की मिक्सचर ही तो होते हैं, तो वहाँ पे ये सारे क्या होंगे, इनके एग्जांपल होंगे मेटालिक सॉलिड के। तो ये था डिफरेंस के साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन की किसकी, आयनिक, मोलिकुलर और कोवलेंट मेटालिक सॉलिड की। थैंक यू वेरी मच।